नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का एबीपी गंगा केस न्यूज बुलेटिन में। आपके साथ मैं राजेंद्र देव। बड़ी खबर आ रही है आजमगढ़ से। वहां के कप्तानगंज में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। दुकान में कार घुस गई है और 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। मिठाई की दुकान में यह कार घुसी है और इस हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बड़ी खबर, मिठाई की दुकान में यह बेकाबू कार घुस गई, 4 लोगों की मौत की खबर आ रही है। क्षमा करें, 4 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं, अस्पताल में भर्ती है। बड़ी खबर आजमगढ़ के कप्तानगंज से। दुर्घटना की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। आजमगढ़ के कप्तानगंज में बड़ा सड़क हादसा, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। एक कार बेकाबू थी, मिठाई की दुकान में जा घुसी, ये देखिए वही कार, और इसके बाद 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। बड़ा सड़क हादसा आजमगढ़ के कप्तानगंज में। तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं इस बड़े सड़क हादसे की, इस बेहद अफसोसनाक वाकये की। भीड़ लग गई, उसके बाद लोगों की पुलिस मौके पर पहुंची, वो भी आप देख पा रहे हैं। कार उल्टी पड़ी है, इसकी हालत देख लीजिए आप, जो कार दुकान में जाकर घुसी, और ये देखिए आप घायल पड़े लोग। आजमगढ़ के कप्तानगंज की ये हृदय विदारक तस्वीरें, बेहद अफसोसनाक, बहुत दुखद ये सब कुछ। तस्वीरें एक्सक्लूसिव आजमगढ़ के कप्तानगंज से। बड़ा सड़क हादसा, दुकान में, मिठाई की दुकान में कार जा घुसी। इधर कुशीनगर के रामकोला थाने के कटघरई गांव में मुस्लिम युवक को बीजेपी के प्रचार करने और सरकार बनने पर मिठाई बांटने के कारण अपनी जान गंवानी पड़ी। मुस्लिम युवक को गांव के लोगों ने जमकर पीटा और इसके बाद युवक को जिला अस्पताल और फिर लखनऊ रेफर किया गया और वहां पर इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। घटना बीते 20 मार्च की है। मृतक का शव आज गांव में पहुंचा तो लोग गुस्सा हो गए। लोगों ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। मामला सत्ताधारी दल से जुड़ा होने के कारण प्रशासनिक अमला भी सक्रिय हो गया है। क्षेत्रीय विधायक भी मौके पर पहुंच गए। 3 तस्वीरें इस सारे वाकये से जुड़ी हुई। जीत की खुशी में मिठाइयां बांटी थी इस मुस्लिम युवक ने, और उसके बाद मौत हो गई, पिटाई हुई, इसके बाद मौत हुई। 20 मार्च की घटना है। भाजपा विधायक ने कंधा दिया है। परिवार में मातम पसरा हुआ है। गद्दारी कैले बालो अब साइकिल पकड़त रहल, वोट देवे का साइकिल कोट नहीं ज्यादा, तो वही खातिर 4 बजे दिन में हमने क्या गड्ढा झट के टांगी से, गड़ासी से, ईटा से, हथौड़ी से मारल। हम प्रधान कहला हाँ जे मार दसो, हम देख ले। ये लोग 4 महीने से प्लान बना रहा था इसको मारने के लिए, और धमकी जो दे रहे थे, धमकी पे धमकी दे रहे थे। और उसके बाद से एक दिन पथराव किए, इसका घर फर तोड़ ताड़ किए, पूरे मारने वाले लोग जितने भी थे सर। उसके बाद फिर तो मौका ढूंढ रहे थे कब मारे कब मारे सर। ये बस ये बीजेपी के प्रचार प्रसार में लगा हुआ था, और इसके लिए ये लोग बहुत मतलब इन लोगों का पूरा मतलब गुस्सा सर पे चढ़ गया था कि अब मार देंगे तब मार देंगे। कई बार इसको धमकी मिला 10 लाख थाने में दे देंगे, मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। हमारा भाई बहुत दौड़ा, अपने मौत के लिए भीख मांगा हो, एसपी कार्यालय में गया, उसके बाद से थाना रामकोला में गया, उसके बाद डीएम साहब के पास गया, हर जगह FIR किया है, कोई सुनवाई नहीं हुआ है और ना ही कोई इसको बचाया है। लास्ट में लोग मारते मारते इसका जान ले ही लिए। 24 में संलिप्त तो कोई बख्शा नहीं जाएगा। यहाँ सारे अधिकारी हैं, डीएम साहब हैं, सीओ साहब हैं, SHO हैं। 24 में संलिप्त तो कोई बचेगा थोड़ी, दोबारा कोई इस तरह की हरकत करने की कोशिश नहीं करेगा। ये हमारा वचन है। प्रथम दृष्टया डेड बॉडी उठाने को लेकर विवाद था, जिस विवाद का निस्तारण किया गया है। परिजनों द्वारा FIR लिखा दिया गया है, सुसंगत धाराओं में FIR दर्ज हो गया है। अब इन लोगों द्वारा बताया गया कुछ और लोगों का नाम ये लोग देना चाहते हैं। विवेचना में वो नाम टेकअप किया जाएगा और न्याय व्यवस्था में विश्वास रखते हुए कड़ी से कड़ी तैयारी है। इधर हार के बाद मायावती ने आज पार्टी के नेताओं के साथ बड़ी बैठक की। इस दौरान मायावती ने कई बड़े फैसले लिए। मायावती ने जिला और विधानसभा प्रभारी छोड़कर सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। मायावती ने आकाश आनंद को भी बड़ी जिम्मेदारी दी है और वहीं प्रदेश के लिए 3 कोऑर्डिनेटर्स बनाने का भी ऐलान किया गया है, जो आकाश आनंद को रिपोर्ट करेंगे। और वहीं एक और बड़े फैसले में बसपा ने आजमगढ़ से गुड्डू जमाली को लोकसभा उपचुनाव लड़ाने का फैसला किया है। इसके अलावा कैडर को मजबूत करने पर भी चर्चा हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी ने
संगठन पर, विशेष तौर पर संगठन पर उन्होंने चर्चा किया और जो चुनाव हुआ है उस पर समीक्षा करके उन्होंने आगे की रणनीति को बताया। बहन जी ने समीक्षा की और हम लोगों को प्रत्याशियों को बुला के ये बताया कि निराश मत हो, पार्टी फिर खड़ी होगी और हम लोग पूरी ताकत से पार्टी का काम करेंगे और फिर हम लोगों को पार्टी को जिंदा करने का मौका मिलेगा। निर्देश यही हम लोगों को कि आदरणीय बहन कुमारी माधुरी देख के आज युवाओं में, आज अपने सारे कार्यकर्ताओं में जोश भर गया है और जाहिर सी बात है जो निराशा हमें हाथ लगी, जो विपरीत था हमारे सोच के, ये वैसा रिजल्ट आया इस बार 2022 के चुनाव में विधानसभा के। लिहाजा आदरणीय बहन कुमारी माधुरी ने अपने संगठन को फिर से मजबूत करने के लिए समीक्षा बैठक बुलाई थी। बहन जी ने कहा है उसी आधार से हम लोग बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए पुनः एक बार जोश के साथ सब लोग अपने अपने जनपदों में, अपने अपने मंडलों में, पूरे प्रदेश में उसी जोश के साथ काम करेंगे, जिससे बहुजन समाज पार्टी अगले चुनाव में पूर्ण बहुमत के साथ आए उत्तर प्रदेश में। और बहुजन समाज पार्टी छोड़कर एआईएमआईएम के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े पूर्व विधायक शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने एक बार फिर से बसपा का दामन थाम लिया है। पार्टी अध्यक्ष मायावती ने उन्हें आजमगढ़ लोकसभा सीट से उपचुनाव के लिए प्रत्याशी भी घोषित कर दिया है और अब उपचुनाव में वो आजमगढ़ सीट से बसपा के उम्मीदवार होंगे। मुबारकपुर विधानसभा सीट से 2012 और 2017 में बसपा के टिकट पर विधायक बने शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पहले बसपा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। उनके समाजवादी पार्टी में जाने के कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन जब सपा ने विधानसभा चुनाव में टिकट नहीं दिया तो उन्होंने एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ा था। आगे बढ़ते हैं। सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए नई उड़ान की शुरुआत कर दी है। आज वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत की। गोरखपुर से वाराणसी के लिए उड़ान सेवा शुरू होने से गोरखपुर से जुड़े गंतव्य स्थानों की संख्या 8 और कुल विमानों की संख्या 12 हो गई है। कार्यक्रम में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और राज्य मंत्री डॉक्टर वीके सिंह भी शामिल थे। सीएम योगी ने कहा कि पिछले 5 सालों में एयर कनेक्टिविटी बहुत बढ़ी है। यूपी में वर्तमान में 9 एयरपोर्ट क्रियाशील है। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। आज से 5 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश के जो 4 एयरपोर्ट क्रियाशील थे, उनमें से मात्र देश के 25 गंतव्यों तक की ही यात्रा संभव हो पाती थी। हम वर्तमान में प्रदेश में 75 गंतव्यों तक उत्तर प्रदेश से प्रदेश के और देश के विभिन्न शहरों की यात्रा कर सकते हैं। बाबा विश्वनाथ का धाम आज बाबा गोरखनाथ के धाम से वायु मार्ग से जुड़ रहा है और साथ ही साथ ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि गोरखपुर से कानपुर, वाराणसी से मुंबई, कानपुर से पटना, कुशीनगर से कोलकाता समेत 6 अन्य फ्लाइट उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से प्रदेश और देश के विभिन्न गंतव्यों को जोड़ने के लिए आज प्रारंभ हो रही हैं। मैं इसके लिए माननीय श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को, नागर विमानन मंत्रालय को, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूं। आगे बढ़ते हैं। मुजफ्फरनगर में किसान नेता और भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं। राकेश टिकैत ने मुजफ्फरनगर पुलिस में अनजान नंबर से कॉल पर धमकी देने वाले व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उनका कहना है कि उन्होंने कई बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन आज तक पुलिस ने न ही तो उस अनजान नंबर को ट्रेस किया है और न ही फोन पर धमकी देने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। राकेश टिकैत का आरोप है कि कहीं न कहीं फोन पर धमकी देने वाले बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो कृषि कानून आंदोलन के बाद से लगातार उनको धमकी दे रहे हैं। अलग अलग नंबरों से फोन आते हैं, न्यूसेंस कर रहे हैं, बदतमीजी करते हैं फ़ोन पे। और ये नहीं कि हमारे साथ में, परिवार के और सदस्य भी हैं उनके साथ में भी करते हैं। और ये सिलसिला पिछले 1-1.5 साल से चल रहा। हमने कोई नंबर सार्वजनिक नहीं करा। हम पुलिस फोर्स को ये नंबर देते हैं, भाई ये नंबर है,
ये न्यूसेंस करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं पूरे परिवार के साथ में, और कई नंबरों पे ये काम करते हैं। आज भी आया है तो आज भी हमने पुलिस को यहाँ पे थाने में दी है। अभी एक मामला संज्ञान में आया है। किसान नेता राकेश टिकैत जी के मोबाइल पे किसी व्यक्ति के द्वारा कॉल करके गाली गलौज और उनको धमकी दी गई है। ये मामला मेरे संज्ञान में भी आया है और इसमें तहरीर जो उनसे प्राप्त हुई है, प्रज्वल त्यागी हैं, उनकी तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है। थाना सिविल लाइन में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। शीघ्र अतिशीघ्र इसमें जो भी संभावित कार्रवाई है उसमें कार्रवाई। मुजफ्फरनगर में जिला प्रशासन ने अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस दौरान नगर और देहात क्षेत्र में बुलडोजर के साथ आला अधिकारी सड़कों पर दिखाई दिए। नगर कोतवाली क्षेत्र में मौजूद काली नदी के पास की 50 बीघा से ज्यादा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे को जिला प्रशासन ने हटवा दिया। अब इस जमीन पर जिला प्रशासन ने 3000 पौधे रोपने की तैयारी भी शुरू कर दी। सभी के सहयोग से ही, जनता के सहयोग से ये अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी चल रहा है। आज भी 3 गांव में हम लोगों ने इसको ये मूर्त रूप डाला है और हमें विश्वास है कि आप लोगों की सहायता से, आप लोगों के सहयोग से ये अतिक्रमण मुक्त कराने में हम सफल होंगे। शहरी क्षेत्रों में विशेषकर नगर मजिस्ट्रेट महोदय के निर्देशन में ये कार्य संपादित हो रहा है और ग्रामीण क्षेत्रों में मेरे द्वारा किया जा रहा है। मशहूर कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव भी आजकल अपनी बातों में बुलडोजर का जिक्र करने लगे हैं। बिजनौर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने आए राजू श्रीवास्तव से जब पत्रकारों ने पूछा कि आपको बुलडोजर से डर लगता है, तो उनके जवाब से हर कोई खिलखिलाकर हंस उठा। मतलब मैं धंधे वाला आदमी हूँ। मैंने 5-6 बुलडोजर किराए पे लेके डाल दिया है। अब मैं अटैच करवाने के लिए ढूंढ रहा हूँ। उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं सोमवार से शुरू होने जा रही हैं। शनिवार को परीक्षा की तैयारियों को आखिरी रूप दिया गया। प्रशासन ने परीक्षा केंद्रों से 100 गज की दूरी तक धारा 144 लागू कर दी है। शिक्षा विभाग को परीक्षा के दौरान सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग का आश्वासन दिया गया है और परीक्षा के लिए 1333 परीक्षा केंद्र भी बनाए गए हैं, जिसमें इस साल 21 नए परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जबकि नकल रोकने के लिए राज्य, मंडल और जिला स्तर पर फ्लाइंग स्क्वाड्स भी तैनात किए गए हैं। इस बार 191 परीक्षा केंद्र संवेदनशील हैं और 18 अति संवेदनशील केंद्र घोषित किए गए हैं। तो यह परीक्षा की तैयारी। बोर्ड परीक्षा के लिए प्रदेश में कुल 1333 एग्जामिनेशन सेंटर्स बनाए गए हैं। 191 इनमें से संवेदनशील और 18 को अति संवेदनशील माना गया है। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स भी नियुक्त किए गए हैं। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं कल से शुरू होंगी उत्तराखंड में। इधर बोर्ड की परीक्षाओं को लेकर हल्द्वानी में भी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक होगी, जबकि इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक होगी। नैनीताल जिले में कुल 20,800 छात्र छात्राएं बोर्ड की परीक्षा में बैठेंगे। इसको लेकर 114 परीक्षा केंद्र बनाए गए। नकल विहीन परीक्षा संपन्न हो, इसके लिए जिला प्रशासन ने कमर कसी। परीक्षा के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा जाएगा। एक परीक्षा कक्ष में सिर्फ 20 छात्र ही परीक्षा दे पाएंगे। तो हाई स्कूल की परीक्षा सुबह 8 से 11 और इंटरमीडिएट की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक होगी। कल से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही हैं। उत्तराखंड में नैनीताल जिले में 20,800 छात्र छात्राएं परीक्षा दे सकेंगे और कोविड प्रोटोकॉल का पूरा ध्यान रखा गया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज हरिद्वार दौरे पर हैं। अपने दौरे के दूसरे दिन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिव्य प्रेम सेवा मिशन के रजत जयंती समारोह में वो शिरकत करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आश्रम परिसर में पौधारोपण भी किया। तस्वीरें देखिए। दिव्य प्रेम सेवा मिशन का रजत जयंती समापन समारोह था, जिसमें राष्ट्रपति हिस्सा लेने पहुंचे। आप देखिए, पौधारोपण भी किया उन्होंने इस परिसर में, आश्रम परिसर में। समारोह की तस्वीरें, कार्यक्रम की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल को, बाबा रामदेव और इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सभी को मंच पर आप देख सकते हैं। राष्ट्रपति की पत्नी भी उनके साथ रही।
ऋतु खंडूड़ी, जी हाँ, ऋतु खंडूड़ी उत्तराखंड की विधानसभा अध्यक्ष बनी है, पहली महिला अध्यक्ष बनी है। निर्वाचित होने के बाद खंडूड़ी शहीद स्मारक पहुंची। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य निर्माण में अपने प्राणों की आहुति देने वाले राज्य आंदोलनकारियों का बलिदान हमेशा प्रदेश याद रखेगा। ये देखिए आप शहीद स्मारक पहुंच के कैसे श्रद्धांजलि दी। नव निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने, जो कि प्रदेश की पहली जो है महिला विधानसभा अध्यक्ष हैं, और शहीद स्मारक पर पहुंचकर श्रद्धांजलि देने के बाद उन्होंने कहा कि उनका बलिदान, शहीदों का बलिदान जो है वो प्रदेश कभी भूल नहीं सकेगा, हमेशा याद रखा जाएगा। शहीद स्मारक पर शहीद आंदोलनकारियों को श्रद्धांजलि देते वक्त की तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। ऋतु खंडूड़ी पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूड़ी की पुत्री। इसी बीच में कौशाम्बी से खबर आ रही है, एक घर में संदिग्ध परिस्थितियों में भीषण आग लग गई है। आग से घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया है और साथ ही एक मवेशी की भी मौत की खबर आ रही है। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर नहीं पहुंचा है और वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि आग कितनी भयावह है। मामला मंझनपुर तहसील के कायत के पूर्वा इलाके का है। कौशाम्बी की तस्वीरें देखिए आप, एक घर में भीषण आग लग गई। इधर गाजियाबाद के लोनी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में भीषण आग लगी, जिसमें लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। लोनी तिराहा चौकी के पास चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स में आग लगी थी। दमकल की 7 गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया। और चंदौली NH2 पर एक ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते ट्रक धू-धू करके जलने लगा। स्थानीय लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने इस आग पर काबू पा लिया। हरियाणा नंबर का यह ट्रक लोहे की पाइप लादकर बिहार जा रहा है। ट्रक का चालक और क्लीनर दोनों पूरी तरह से सुरक्षित हैं।